हम लोग थोड़े से दुखी हैं, लेकिन हमारे अलावा इंडिया में अभी बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो दुखी हैं, क्योंकि टेस्ट में इंडिया में हैदराबाद में हम पहले नहीं हारे थे। हालांकि मैं अभी भी एक चीज कहूंगा कि इंग्लैंड जीत गया पर बेसबॉल हार गया है, बेसबॉल हार गया है। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक, खुश तो बहुत हो गए तुम, ऐसा मैं बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोल पाऊंगा। अपने आप को सद्भावना कहते हैं ना उसे, जो आप दे रहे हो कि बेसबॉल सांत्वना किस बेसबॉल ये हो गया। हम अपनी गलती से हारे और बहुत बड़ी बड़ी गलती से हारे। मतलब आप गिनने पर आओगे तो 1 2 3 नहीं, बहुत सारी गलतियां हुई। आप देखो पहली इनिंग के बाद किस तरह से कमबैक किया इंग्लैंड ने। पहली इनिंग हुई तो ऐसा लगा इनिंग डिफीट होने वाली है भाई। 400-450 रन मार दिया है भाई, इनिंग डिफीट हो जाएगी। यहां तो मैं पढ़ रहा था, लोग कह रहे हैं कुछ भी हो जाए। एक ने तो लिखा था वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में इंडिया जीतेगा। मतलब इससे वर्स्ट सिचुएशन में आप बहुत क्लोज आ गए। मतलब फिर भी मैं पता है पहले हारे आप। बहुत लोग ना अभी इस टाइम पर सिराज और अश्विन पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सिराज ठीक है उठाओ सवाल, अश्विन पर ठीक है उठाओ सवाल, क्योंकि जिस पॉइंट पर अश्विन लेकर आ गए थे, जीत की उम्मीद उन्हीं ने दिलाई थी। वरना जब 100 से ऊपर रन चाहिए थे ना, 7 विकेट गिर गई थी, तो किसी ने नहीं कहा था कि जीत भी पाएंगे। यार गिल 0 पे आउट हुए। गिल की तो यार बात मत करो। गिल के आगे वो जो क्राउन आपने रखा है ना प्रिंस बना करके, उनको उसको हटा दो, उनको उठाओ वहां से, बोलो कि भाई साहब आप जाके बैठो, आपकी जरूरत नहीं है टीम में, आपकी जरूरत कहीं नहीं है। इस क्राउन को लेके घर जाओ ना, इस क्राउन को लेके घर जाओ, कहीं जाओ, बैठ जाओ, आपकी जरूरत नहीं है फिलहाल। जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। हमें टीम को जिताना और हम जरूरत के हिसाब से ही खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखते हैं। अगर इमोशंस पर रखने लगे तो बहुत बैठे हैं पीछे, बहुत है, बहुत अच्छे। मुझे ले लो इमोशंस पर अगर बैठे हो तो। अभी हम परफॉर्मेंस पर लेने के लिए बैठे हैं और परफॉर्मेंस पर गिल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। साल भर हो गए जब गिल ने हाफ सेंचुरी भी नहीं लगाई है। तो ये वो मोमेंट है जहां पर आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि दूसरा मैच के बाद कोहली आई है वो छोड़ दो, दूसरे मैच पर ही हमें गिल नहीं चाहिए फिलहाल। हमें मतलब पुजारा लाओ, सरफराज किसी को लाओ, आपको एक्सपीरियंस लाना है, रहाने पुजारा को उठा के लाओ। आपको नया लड़का, जोश वाला लड़का चाहिए, सरफराज को लेकर आओ। आपको क्लासी लड़का चाहिए, पटीदार लेकर आओ, लेकिन गिल को बाहर करो। किसी को भी लाओ, गिल को बस। इन शॉर्ट बात इतनी। दूसरा खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, एक और वो बड़ा नाम जिससे काफी ज्यादा उम्मीदें, जिससे देखो हैदराबाद आपका घर। वैसे गिल के छाये में बच रहे हैं यार, ये भी कुछ कर नहीं रहे बहुत टाइम से, क्योंकि गिल इतना बुरा काम कर रहे हैं कि थोड़ा बुरा है जी, वो छिप रहा है उनका। बल्कि और वर्ल्ड कप में थोड़ा अच्छे रन करे हैं उन्होंने मिडिल ऑर्डर में। वो ओडीआईज है, कंपैरिजन नहीं करो आप टेस्ट से। बिल्कुल, मैं अभी फॉर्मेट के बेस पे दूसरे फॉर्मेट देखिए, जैसे पुजारा को पता है कि मैं टेस्ट का ही हूं, तो आप पुजारा के बारे में बात नहीं करते हैं T20 में या फिर ओडीआई में। पुजारा अगर डबल सेंचुरी 5 बार ही मार देंगे ना, आप ये नहीं कहोगे कि ऐसा करो इनको ओडीआई में ले आओ, नहीं कहोगे आप। तो एक इंसान जो ओडीआई में अच्छा कर रहा है उसको वहीं रहने दो। आपके पास खिलाड़ी हैं जो टेस्ट के लिए हैं। ये आपने दूसरे फॉर्मेट में परफॉर्म करने के बाद दूसरे फॉर्मेट में लाने का नतीजा हमने वो WTC फाइनल में देख लिया। भाई देखा ना, आईपीएल के बाद लेकर आए थे रहाने को। आप टेस्ट में लेके आए, क्या हुआ? आप टेस्ट वो वाला हार गए, WTC अब फाइनल हार गए। भाई WTC में तो गिल ने भी कुछ नहीं किया था। गिल तो खैर भाई साहब गाबा के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हकीकत देखो तो। होम सीरीज में 2 शतक जरूर आ गए थे, एक चिटोंग में आ गया था और दूसरा अहमदाबाद में आ गया था। ठीक है, ये अहमदाबाद ऑब्वियसली घर का मैदान उनके। तो इन 2 को छोड़ दिया जाए तो शुभमन गिल जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दूसरी तरफ बात होगी इंग्लैंड की, बेसबॉल की। बेसबॉल में इसलिए कह रहा हूं नहीं चला क्योंकि जिस खिलाड़ी ने फारूक बेसबॉल खेलने की कोशिश की वो आउट हुआ। एक ऑली पॉप है जिन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेला, उन्होंने रन बनाए और टू बी ऑनेस्ट अकेले अपने दम पे जीते नहीं। बिल्कुल, ये पूरा मैच ऑली पॉप जीते हैं, ये पूरा मैच। और एक तरफ से हार्टली जीते हैं, एक तरफ से हार्टली जीते हैं और उधर से आप देखिए चौथे दिन कितना ज्यादा टर्न हो रहा था। ये बात हम पहले भी कह रहे थे। कल जब मैं डिस्कशन कर रहा था यहाँ पर सबसे, मैंने कहा था अगर 200 से ज्यादा की लीड हो गई तो मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए। और इंडिया शोल्डर डाउन कर चुकी थी जब ओली पॉप मार रहे थे। इंडिया शोल्डर कर, हाँ यार विकेट नहीं मिल रही। आपके पास अश्विन है, मैं मतलब कहीं ना कहीं ना मैं थोड़ा सा रोहित की कप्तानी पर भी सवाल उठाने का मन है, इसलिए क्योंकि जिस टाइम पर ओली पॉप, जी हाँ, जिस टाइम पर ओली पॉप लगातार कमाल कर रहे थे, लगातार रन बना रहे थे, वहां पर ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत सारे विकल्प हम ढूंढ रहे हैं। लास्ट में आप जरूर जसप्रीत बुमराह को लेकर आए, वो पहली बॉल पर लेकर गए, लेकिन वो अग्रेशन जो चाहिए था एक इंसान को सामने से खड़े होकर हराने के लिए, जो विराट कोहली वाला कप्तानी वाला अग्रेशन रहता है, कहीं ना कहीं वो मिस जरूर हुआ। चलिए बात करते हैं 2 गेंदबाजों की। दूसरा कौन? पहले बात करूंगा फारूक गाबा की। गाबा में शेमार जोसेफ 7 विकेट चटकाए, अपनी टीम को जीते लाए। डेब्यू सीरीज थी। टॉम हार्टली 7 विकेट चटकाए, डेब्यू मैच था।
डेब्यू मैच भी थे इनका। हाँ, एक ही बात है। और 7 विकेट के बाद आप कहेंगे कि वो खिलाड़ी है जिसको पहले इनिंग में मार पड़ी थी। जी हाँ, पहले इनिंग कायदे से मार पड़ी थी। ठीक है, दूसरे इनिंग में ये बंदा 7 विकेट चटकाता है और आपके टॉप बैटर्स को लेके जाता है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, टॉप 3 तो ये एक बार में चले जाते हैं। इसके बाद ब्रेक आ जाता है थोड़ा सेशन का, वरना बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। और मुझे कहीं ना कहीं लग भी रहा था जब लास्ट में कि टॉम हार्टली को रेगुलर बॉल दी जाएगी, और वो हुआ भी। तो आप अश्विन की बेवकूफी बाद में बताएंगे, आप सिराज की बेवकूफी बाद में बताएंगे, लेकिन इसको कौन जस्टिफाई करेगा? जो ऊपर वाला है, जो टॉम हार्टली की बॉलिंग है। बेन स्टोक्स की कैप्टेंसी आप देखोगे, रन पिटने के बावजूद भरोसा किया। तो टॉम, और देखिए वो रेहान पर भी भरोसा कर रहे थे लगातार मतलब सबसे ज्यादा इंडिया टारगेट किसी को कर रहा था, वो रेहान को कर रहा था, और वो लगातार उनको बॉल दे रहे थे कि ठीक है तुम करो, तुम और बॉलिंग करो, तुम्हें मारने में क्या पता ही आउट हो जाए। तो वो आप ट्रस्ट कर रहे थे वहां पर भी। वो खुद देखिए फील्डिंग कैसे, रविंद्र जडेजा का वो रन आउट, हाँ वो फील्ड पर भी उतना ही एक्टिव है। वो बैटिंग करने आए, पहली इनिंग में उन्होंने ही बनाया, जो पहली इनिंग उन्होंने बनाकर दी पूरी इंग्लैंड को, अपनी टीम को। दूसरी इनिंग में ओली पोप ने इधर से काम करा, उसके बाद हमारे गेंदबाज उनका आउट नहीं कर पाए, काफी देर तक नहीं कर पाए। अगले दिन का पहला सेशन जहां पर हमारी टीम लुढ़क गई थी, आज जब पहला सेशन हुआ इंग्लैंड नहीं लुढ़की, इंग्लैंड रुकी। फिर भी उसके बाद कहां 148 से 196 जाना, इट मींस कि इंग्लैंड रुकी, वरना आप आउट कर देते उनको 50-54 पर ही। लेकिन वो 50-60 रन आज भी उन्होंने जोड़ दिए। पर अक्षर को ऊपर भेजना कितना सही? क्या आपको अपने मेन बैटर्स पर भरोसा नहीं? अक्षर से नीचे आके जरूर 44 रन बनाए थे पहली इनिंग में, पर अक्षर का काम ये नहीं है कि वो पहले पारी संभाल के दें। देखिए, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा आपसे वो क्वांटिफाई करूंगा, इसलिए क्योंकि अक्षर के अलावा कौन था आपका? श्रेयस अय्यर क्या कर रहे हैं वो, जिन पर भरोसा करोगे आप? ऐसा क्या किया उन्होंने काम तो कि आप भाई उनसे ज्यादा अक्षर कर रहे हैं? आप ये देखो ना, उनसे ज्यादा अक्षर की, अगर आपकी बात भरोसा नहीं तो बाहर करो। मैं आपकी बात वही अब वो वक्त आ गया। मेरे पास एक स्टैट था, अगर मुझे मिल जाए तो। अक्षर ने पिछले कुछ टाइम में 50 से ऊपर का एवरेज 9वें नंबर पर आकर के उन्होंने लगातार परफॉर्म करा है। तो अगर एक खिलाड़ी 9वें नंबर पर, याद कीजिए जब हम पाकिस्तान वाला मैच देख रहे थे, वहां पर आमिर जमाल 9वें नंबर पर आके स्कोर कर रहे थे, हम क्या करते कि भाई इन्हें ऊपर भेजो, क्योंकि ऊपर आए खेलने वाला खिलाड़ी है। इतना ऊपर नहीं ना कि आपके प्योर बैटर है आपके पास। श्रेयस अय्यर एक प्योर बैटर है, आमिर जमाल एक ऑलराउंडर थे। हमने कहा था कि शाहीन से ऊपर भेजो, और यहाँ पे एटलीस्ट मतलब आपके पास, मैं कह रहा हूं चलो शिखर भरत को आप रख सकते हो, शिखर भरत से आप ऊपर भेज सकते हो उनको, बट अय्यर से पहले आना आपका, या तो अय्यर को बाहर करो, आप मत दो ना उनको इतने मौके। अगर लगातार आपका भरोसा उठ गया तो उठाइए ना, भरोसा बिल्कुल उठा दीजिए। तो फर्क कुल मिला के मैं यही कह रहा हूं कि आपकी टीम मैनेजमेंट को आपकी प्लेइंग 11 पे अब दोबारा रीथिंक करने की जरूरत है। और 5 मैच की टेस्ट सीरीज है ये, 1-2 मैच की नहीं, 5 मैच की टेस्ट सीरीज है ये, और आप पहला मैच हार गए हो, तो ये बात तय है कि अब इस टाइम पर इट्स हाई टाइम टू थिंक। विराट कोहली अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप चेज नहीं कर पाओगे? अगर आपके पास विराट कोहली नहीं है तो क्या आप शुभमन गिल पर इतना भरोसा कर लोगे कि अगला मैच भी उन्हें खिलाओगे? क्या आपके पास विराट कोहली नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शन के लिए नहीं जाओगे? क्या अभी भी आप श्रेयस अय्यर पर और भरोसा जताकर उन्हें रखोगे? अगले मैच में कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको आप टीम में रखोगे, कौन से वो खिलाड़ी जिनको बाहर करोगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार आप हैदराबाद में हारे हो, 10 साल से इंग्लैंड से आप सीरीज नहीं हारे हो, पिछले 10 में से दूसरी बार ऐसा हुआ है जब इंग्लैंड ने आपको हराया है। तो अब ये कंटिन्यू ना हो। और हैदराबाद वो जगह थी जहां के क्राउड ने शायद सबसे ज्यादा लॉयल्टी दिखाई टेस्ट मैच की तरफ, अपनी टीम की तरफ, अपनी कंट्री की तरफ, और उनको आपने लेट डाउन करा है, पूरे इंडिया को आपने लेट डाउन करा है। तो दिस इज हाई टाइम कि आप सोचो कि एक खिलाड़ी की वजह से अगर टीम में दिक्कत हो रही है तो उसको बाहर करना बेहतर है, और अगर बेहतर है तो आप अगले आने वाले मैच में किसको ला सकते हो? क्या आपको भी लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप शुभमन गिल को बाहर करो या फिर श्रेयस को बाहर करो? चेंज आना जरूरी है, तभी जाकर के आपको जो खिलाड़ी बाहर जाएगा उसको ये समझ आएगा कि जी मेरी वैल्यू तब होगी जब मैं रन बनाऊंगा, ना कि सिर्फ मेरे नाम से मेरी वैल्यू होगी। तो जाते जाते आपसे बस ये सवाल कि आपको भी लगता है कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पर अब सवाल उठने सही है, और क्या उनको अब टीम से बाहर करना सही है? और अगर उनको आप बाहर करोगे तो कौन सा वो विकल्प है जिनको आप टीम में देखना चाहोगे? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।